नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट CNCC 2 बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन ब्लॉक 6 शाला पूर्व बच्चों के लिए खेल क्रियाएं -2 इकाई 26 संगीत तथा शारीरिक क्रियाकलाप 26.1 प्रस्तावना। कलात्मक क्रियाओं और कहानी सुनाने की भांति ही संगीत एवं शरीर के क्रियाकलाप बच्चों के केंद्र की पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चों में संगीत एवं लय के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। संगीत और लय बच्चों की अनेक क्रियाओं में शामिल हैं। लय से तात्पर्य है शरीर के क्रियाकलाप और ध्वनि की नियमित अंतराल में पुनरावृत्ति। संगीत ध्वनि के माध्यम से लय तथा आवृत्ति का एहसास दिलाता है, जबकि शरीर के क्रियाकलाप बच्चों को स्थान का अन्वेषण करने का अवसर देते हैं। बच्चों को तुकांत शब्द रोचक लगते हैं और वे उन्हें बड़े उत्साह से दोहराते हैं। उन्हें संगीत की लय पर नाचना अच्छा लगता है। संगीत एवं शरीर के क्रियाकलाप का रचनात्मक प्रयोग बच्चों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है। इनके द्वारा विकास के कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप संगीत और शारीरिक क्रियाकलापों संबंधी खेल क्रियाओं के महत्व को समझ पाएंगे। संगीत के प्रति बच्चों की यह स्वाभाविक अनुक्रिया को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की खेल क्रियाएं आयोजित कर पाएंगे। बच्चों के लिए कुछ लयबद्ध खेल क्रियाओं की योजना बना पाएंगे और उन्हें कार्यान्वित कर पाएंगे। बच्चों के लिए उचित बाल गीत का चयन कर सकेंगे और उन्हें बच्चों को सिखा पाएंगे। नेपथ्य संगीत के अनुसार बच्चे के साथ शारीरिक क्रियाकलापों संबंधी कुछ खेल क्रियाएं कार्यान्वित कर पाएंगे। बच्चों को सरल संगीत उत्पन्न करने वाले यंत्र बनाने को प्रोत्साहित कर सकेंगे। बच्चों को दिखा पाएंगे कि अपने शरीर के प्रयोग से वे कैसे लयबद्ध आवाज निकाल सकते हैं और लयबद्ध क्रियाएं कर सकते हैं। 26.2 लय, संगीत एवं शरीर के क्रियाकलाप का महत्व। बच्चे जीवन के प्रारंभिक क्षणों से ही ध्वनि के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। एक नवजात शिशु जब धीमी धीमी स्नेहयुक्त ध्वनियों तथा लोरियों से बहलाया जाता है तो वह आराम का अनुभव करता है। एक रोते हुए शिशु को चुप कराने के लिए प्रायः हम उसे धीरे धीरे हिलाते डुलाते हैं, तालियां बजाते हैं, उंगलियां चटकाते हैं या फिर बार बार एक ही प्रकार की ध्वनि निकालते हैं, जैसे का का। ये लयात्मक ध्वनियाँ और धीरे धीरे हिलाना डुलाना बच्चे को सुखद तथा आरामदायक लगता है। कमरे में अकेली 13 से 36 माह की बालिका अपनी माँ की पदचाप की परिचित आवाज सुनते ही तुरंत अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगती है। जब माँ बच्चे को सुलाती है तो सामान्यतः वह उसे गोदी में ले धीरे धीरे थपकी देती है। मुलाना, हिलाना तथा अन्य लयात्मक क्रियाएं बच्चों के गानों का अभिन्न अंग तो हैं ही, ये पालनों में तथा खेलने के साधनों जैसे झूले, हिलने वाले घोड़े तथा पहिएदार खिलौनों में भी शामिल है। लय इतने स्वाभाविक, सहज रूप में बच्चों को क्यों प्रभावित करती है? गर्भ में आने के समय से ही, जबकि बच्चे माँ के शरीर का ही अंग होता है, वे लयात्मक क्रियाओं को अनुभव करते हैं, क्योंकि मानव जीवन ही नाड़ी, हृदय तथा श्वास की लयबद्ध गति पर आधारित है। ये लयात्मक गतियां बच्चों को गर्भ में ही सुखद लगती है। इसलिए गीतों तथा नृत्य की लय बच्चों को सुरक्षा की भावना देती है, क्योंकि वह उनके सबसे पहले शारीरिक अनुभव जैसी होती है। संगीत एवं शारीरिक क्रियाओं के प्रति बच्चे स्वाभाविक अनुक्रिया दिखाते हैं, यह तो काफी समय से मालूम है। लगभग सभी संस्कृतियों में बच्चों तथा नवजात शिशुओं के लिए विशेष गीतों की परंपरा है। ये गीत छोटी छोटी बाल कविताएं तथा तुकांत कविताएं हैं, जिनमें साधारण शब्दों का प्रयोग होता है, एक लय होती है और थोड़ा बहुत अभिनय होता है। क्या आप कुछ कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से संगीत तथा शरीर के क्रियाकलापों को बच्चों के लिए पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाना चाहिए? मनोरंजन तथा आनंद देने के अतिरिक्त इन खेल क्रियाओं द्वारा बच्चे अपने रचनात्मक मनोवेगों को अभिव्यक्त करते हैं। संगीत एवं शरीर के क्रियाकलाप आत्म अभिव्यक्ति तथा स्व अन्वेषण के लिए अवसर उपलब्ध कराते हैं। बच्चों को संगीत के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करने, नई धुनों, नई कविताएं और नए क्रियाकलाप की रचना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
संगीत तथा नृत्य द्वारा वे अपनी भावनाएं तथा मनस्थितियों को व्यक्त कर पाते हैं। संगीत रोते हुए बच्चों को चुप एवं शोर मचाने वाले बच्चों को शांत कर सकता है और उनकी स्वयोग्यता की भावनाओं को प्रोत्साहित कर सकता है। शरीर के क्रियाकलाप से संबद्ध गतिशीलता छोटे बच्चों का परिचय उनके परिवेश पर अनुक्रिया कर पाने की क्षमता से करवाती है। शरीर के क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों को स्थान की विशालता का बोध होता है और वे जान पाते हैं कि वे अपने शरीर द्वारा परिवेश का अन्वेषण कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार शरीर के लयात्मक क्रियाकलाप बच्चों को परिवेश के बारे में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार शरीर के क्रियाकलाप स्थान का अनुभव करने में सहायक होते हैं, उनको लयात्मकता समय का आभास कराती है। यह शोध द्वारा प्रमाणित है कि सभी बच्चों का अन्य लयों से सामंजस्य स्थापित करने का अपना अपना अलग तरीका होता है, जैसे नहाने के समय से, खाने के समय से, भाई के स्कूल से घर आने के समय से इत्यादि। इस प्रकार लय हम सबके जीवन का एक अभिन्न पक्ष है। कुछ सीखने के लिए लय का प्रयोग एक प्राचीन परंपरा है। कई पीढ़ियों से पहाड़ी तथा धार्मिक मंत्र आदि लय के आधार पर सिखाए जाते रहे हैं। संगीत के द्वारा बच्चों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। भाषा भी संगीत के माध्यम से विकसित होती है। क्या आप बता सकते हैं कैसे? संगीत द्वारा बच्चों में सुनी गई ध्वनियों के बीच अंतर करने की क्षमता का विकास होता है। इसके साथ ही जब बच्चे ठीक स्वरूप में भाषा का बार बार प्रयोग करते हैं तो उनकी व्याकरण संबंधी समझ विकसित होती है तथा उनका शब्द ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि वे गानों में प्रयुक्त नए नए शब्द सीखते हैं। ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता बच्चों में सुनने की योग्यता, उत्सुकता की भावना, स्वरों को पहचानने संबंधी कौशल और प्रकृति की सराहना करने की योग्यता विकसित करती है। बार बार दोहराना तथा लय बच्चों को अच्छी लगती है। संगीत तथा शरीर के क्रियाकलाप अपने विभिन्न पहलुओं जैसे गीत, बाल कविता, तुकांत गीत और नृत्य के रूप में लय तथा पुनरावृत्ति का एक बहुत समृद्ध स्रोत उपलब्ध कराते हैं। इसलिए यदि किसी बाल अनुरक्षण केंद्र में संगीत तथा शरीर के क्रियाकलापों का स्थान नहीं है तो बच्चे सीखने के मजेदार अवसरों से वंचित रह जाएंगे। संगीत और शरीर के क्रियाकलापों से संबंधित खेल क्रियाओं में सुनना मुख्य कौशल है। यदि बच्चों को ठीक प्रकार से गाना सीखना है तो उन्हें गाने के सुर तथा लय दोनों को ठीक प्रकार से सीखना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि उसे ध्यान से सुने और फिर उसे दोहराए। रचनात्मक शारीरिक क्रियाकलापों में, जिनमें बच्चे संगीत के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं, उन्हें सबसे पहले संगीत को ध्यान से सुनना आवश्यक है। जब बच्चे संगीत को सुनते हैं तो उन्हें उसकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में पता लगता है। कोई संगीत तेज ध्वनि का होता है तो कोई हल्की ध्वन का। संगीत का स्वर ऊंचा नीचा होता रहता है। बच्चे विभिन्न वाद्य यंत्रों में अंतर करना भी सीख सकते हैं तथा उनकी ध्वनियां पहचान सकते हैं। बच्चे अपने परिवेश में विद्यमान ध्वनियों के प्रति सजग होते हैं। ध्वनि के प्रति यह स्वाभाविक संवेदनशीलता बच्चों को परिवेश का अन्वेषण करने, उससे संबंधित जानकारी को व्यापक बनाने तथा दूसरों से संपर्क बनाने में सहायक होती है। हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हैं। कुछ प्राकृतिक ध्वनियाँ हैं जैसे चिड़ियों के चहचहाने, बारिश की रिमझिम या पेड़ों के बीच से हवा के सरसराने की। इसके अतिरिक्त परिवार तथा आसपास के लोगों में कई घटनाएं घटित होती है तथा निरंतर ही कुछ न कुछ वार्तालाप चलता रहता है। ऐसे में बच्चे विभिन्न ध्वनियों में भेद करना तथा उनके स्रोत को पहचानना सीखते हैं। वे हंसने और रोने की ध्वनि को पहचानते हैं, खुशी की बात तथा अप्रिय बात में भेद कर पाते हैं तथा एक आदेश और अनुरोध के फर्क को समझते हैं। परिवेश श्रवण संबंधी विभेदीकरण को परिमार्जित करने के बहुत से अवसर प्रदान करता है। तथापि संयोग से सीखे गए इन अनुभवों के अतिरिक्त शिशु गृह केंद्र, शाला पूर्व केंद्र या घर में संगीत तथा शारीरिक क्रियाकलापों से संबंधित कुछ क्रियाएं आयोजित करना भी आवश्यक है। इसके बारे में विस्तार से आप निम्नलिखित उपभाग में पढ़ेंगे। 26.3 लय संबंधी कुछ खेल क्रियाएं। शुरू में लय से संबंधित खेल क्रियाएं साधारण तथा सुनिश्चित ध्वनियां, जिसमें सम तथा नियमित लय हो, पर आधारित होनी चाहिए। लय संबंधी क्रियाओं को शुरू करने के लिए एक अच्छी शुरुआत संगीत की वास्तविक ध्वनियों की अपेक्षा
परिवेश में उपस्थित ध्वनियाँ हो सकती है। उदाहरणतया बच्चों को ऐसी ध्वनियाँ सुनने के लिए प्रोत्साहित कीजिए जिनमें एक निश्चित ताल हो, जैसे घड़ी की टिक टिक या नल से बूंद बूंद टपकने की आवाज। बच्चे को वही लय ताली बजाकर या पैर से थपकी देकर निकालने के लिए कहिए। पहल बच्चे अक्सर चिड़ियों के चहचहाने या पशुओं की आवाजें निकालते हैं। बच्चों को आपने अक्सर चिड़ियों का पीछा करते, बारिश को देखते और बादलों की आवाज सुनते देखा होगा। शाला पूर्व कार्यकर्ता के नाते आप बच्चों का ध्यान का विभिन्न आवाजों की ओर केंद्रित कर सकते हैं और इन आवाजों के नाम बता सकते हैं। परिवेश में इन आवाजों के प्रति आप बच्चों का ध्यान या तो खेल क्रियाओं द्वारा आकर्षित कर सकते हैं या फिर बच्चों को बिल्कुल चुप रहकर इन आवाजों को सुनने के लिए कहें। शांत रहकर सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विचारों को व्यक्त करना या खोजबीन करना। एक ऐसा शांत खेल निम्नलिखित हो सकता है डैश। बच्चों को आंखें मूंद कर सुनने के लिए कहें। अब उनसे कहिए कि वे आपको बताएं कि वे क्या सुन रहे हैं। शांत रहने पर गाड़ी, बस, रेलगाड़ी और पशुओं की आवाजों के अलावा शाला पूर्व कार्यकर्ता बच्चों का ध्यान अन्य आवाजों जैसे पत्तियों की सरसराहट और पदचाप की ओर केंद्रित कर सकते हैं। किसी मौसम विशेष में पाए जाने वाले पशु और पक्षियों की आवाजों जैसे कोयल का कूकना या मेढक का टटराना की ओर भी बच्चों का ध्यान दिलाएं। बच्चे उन आवाजों की तत्परता से नकल करेंगे। एक अन्य संभावना उच्चरित ध्वनियों को सुनकर उनका पुनः उच्चारण करना हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप कोई भी लय निकालिए जैसे हा हा, हो और इसी लय में बच्चों को हंसने को कहिए। 4-5 शब्दों के वाक्यों को गाने का रूप देकर बच्चों से उसे बार बार गाने के लिए कहा जा सकता है और हर बार उसमें तालियों के साथ भिन्न लय दी जा सकती है। उदाहरण के लिए, मैं कर सकता हूँ वाक्य में क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे शब्द पर जोर देकर विभिन्न लयों में बोला जा सकता है। वाक्य को हल्के से या जोर से, तेजी या धीरे से, स्थिर या कांपते हुए उच्चारित किया जा सकता है। निम्नलिखित अन्य क्रियाएं भी कराई जा सकती है। लय नेपथ्य में दीजिए, जैसे खेल संगीत, गाना गाना या ढोल बजाना, तथा बच्चों को उसी लय के अनुसार ताली बजाने, चलने, कूदने या उछलने को कहिए। लय को तेज से हल्का करें या हल्के से तेज करें और बच्चों से उनका मिलान करने के लिए कहें। प्रत्येक संगीतात्मक अनुभव एक लयात्मक अनुभव भी है और बच्चे बहुत जल्दी लय में अंतर समझना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ तक कि नवजात शिशु को भी ताल का आभास हो जाता है। फिर भी कई बच्चे लय में अंतर नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों को हतोत्साहित न करें क्योंकि फिर उनका संगीत में आनंद ही चला जाएगा। 26.4 गीत और उनका गायन। लगभग सभी बच्चों को गाना गाने में मजा आता है। वे खूब जोर जोर से गाते हैं। अधिकतर वे बजाय लय में गाने के पूरा जोर लगाकर गाते हैं। बच्चे जो सुनते हैं वही गीत गाने लगते हैं। कभी कभी वे गीत के एक वाक्यांश को ही दोहराते रहते हैं और कभी कभी गाते समय शब्दों का गलत उच्चारण भी करते हैं। कभी कभी तो गाना बिल्कुल सुर में नहीं होता, परंतु इससे बच्चों के उत्साह में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रारंभिक बाल्यावस्था में गाना सीखना और गाना गाना शायद सबसे सामान्य संगीतात्मक अनुभव होता है। आप बच्चों के गीत के प्रति इस उत्साह का कई तरह से लाभ उठा सकते हैं। आइए पहले जाने कि कुछ गाने किस वजह से बच्चों को अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक तथा आनंददायी लगते हैं। 26.4.1 एक अच्छे गीत की विशेषताएं। गाने बच्चों को अपने सुर तथा लय रूप के कारण आकृष्ट करते हैं। यदि आप बच्चों के लोकप्रिय गानों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि इन सभी गानों में कुछ बातें समान है। सर्वप्रथम, इन गानों की लय आसान होती है और बच्चे उसे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। गानों की गति न बहुत तेज होती है और न ही बहुत धीमी। यदि लय बहुत धीमी हो तो बच्चे उससे ऊब जाते हैं और यदि बहुत तेज हो तो वे उसके साथ सुर नहीं मिला पाते हैं। गाने की धुन बच्चों की आवाज की सीमा के अनुरूप ही होती है। यह याद रखना बहुत आवश्यक है कि बच्चे न तो बहुत ऊंचा गा सकते हैं और न ही बहुत धीमा। उनके लिए बीच का स्वर ही सबसे अच्छा रहता है। दूसरे, इन गानों का विषय मोहक तथा परिचित होता है, जो कि बच्चों की उत्सुकता को जागृत करता है।
गाना किसी परिचित वस्तु के संबंध में हो सकता है अथवा किसी पूर्ण रूपेण काल्पनिक विषय पर आधारित भी हो सकता। ऐसे गाने जिनका विषय आवेशपूर्ण होता है तथा निज में भावनाएं व्यक्त की जाती है, बच्चों को अधिक अच्छे लगते हैं। एक अन्य विशेषता जो बच्चों को आकृष्ट करती है, वह है मजेदार शब्दों का प्रयोग। इन गानों में टेक होती है। ये वह लाइनें होती है जिन्हें दोहराया जाना होता है। दोहराना, तुक मिलाना तथा लय में प्रस्तुत करना बच्चों को आकर्षित करता है और वे उन्हें जल्दी सीख लेते हैं। संक्षेप में, बच्चे वे गाने पसंद करते हैं: 1. जो बच्चों की जानी पहचानी चीजों से संबंधित होते हों। 2. जिनमें बच्चों के संवेग सम्मिलित हों। 3. जिनकी लय आसान हो। 4. जो न बहुत धीरे गाए जाते हों और न ही बहुत जल्दी जल्दी से। 5. जिनमें स्वरों का ज्यादा उतार चढ़ाव न हो। 6. जिसमें आसान और सरल भाषा का प्रयोग हो। 7. जिनमें मजेदार और तुकांत शब्दों का प्रयोग हो। शायद आपने नोट किया होगा कि अच्छे गाने के गुण कुछ कुछ एक अच्छी कहानी के गुणों से मेल खाते हैं। बच्चों के कुछ लोकप्रिय अंग्रेजी तथा हिंदी गाने आगे उपभाग में दिए जा रहे हैं। 26.4.2 गीतों के विभिन्न प्रकार। बच्चों के गाने विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये गाथा गीत या कथात्मक गीत हो सकते हैं। ये पारंपरिक गाने पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं और इनमें पौराणिक कथाएं या लोक कथाओं का वर्णन होता है। इन गानों का उपयोग उनके संगीतात्मक प्रभाव के साथ साथ उन कहानियों को नाटक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोरेपा होती हैं, जिनके प्रभाव से अधिकतर बच्चे शांत हो जाते हैं। कभी बच्चे को यह कल्पना करने के लिए कहिए कि वे किसी शिशु को सुला रहे हैं। वे शिशु की अपनी बाहों में हिलाने की नकल करेंगे या उसको पालने में झलाएंगे। कहीं शिशु उठ न जाए, इसको ध्यान में रखते हुए वे बिल्कुल शांत भी रहेंगे। विनोदपूर्ण गावे वह गाने होते हैं जिनमें हास्यात्मक शब्द होते हैं अथवा जो मजाकिया घटनाओं का वर्णन करते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकतर भाषाओं में वे गाने होते हैं जो गिनती तथा वर्णमाला के अक्षर सिखाते हैं। गणित के नियमों को सिखाने तथा भाषा के प्रयोग से संबंधित गाने भी होते हैं। खाना खाने की आदतों से संबंधित दैनिक क्रियाओं का आधारित गाने भी बनाए जा सकते हैं। यातायात के साधनों, विज्ञान के पहलुओं, पारिवारिक रिश्तों तथा दैनिक अनुभवों आदि के संबंध में विभिन्न गाने बने हुए हैं। वास्तव में जीवन के अनेकों पहलुओं से संबंधित गाने संस्कृति का हिस्सा है। भारत में बच्चों के गानों का एक समृद्ध खजाना है। क्या आप ऐसे कुछ गानों से परिचित हैं? क्या आप विभिन्न त्योहारों और उनको मनाने से संबंधित गानों के विषय में जानते हैं? क्या आपको पता है कि उत्तर भारत के लोक संगीत में प्रत्येक ऋतु के लिए गाने हैं, जो कि बारहमासा या चौमासा के नाम से जाने जाते हैं? बच्चे अपनी संस्कृति के विषय में इन गानों से कितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यह देखकर क्या आश्चर्य नहीं होता है? अब जब हमें बच्चों के लिए गानों का चयन करते समय ध्यान में रखने वाली मूल बातों का पता लग गया है तथा यह भी पता लग गया है कि किस प्रकार के गाने बच्चों को अच्छे लगते हैं, तो आइए देखें कि गाने किस प्रकार सिखाए जा सकते हैं और इस संबंध में बच्चों की गाने की योग्यता के बारे में क्या अपेक्षा की जा सकती है। 26.4.3 बच्चों को गाना सिखाना। शाला पूर्व बच्चों की पाठ्यचर्या में गानों को शामिल करते समय यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हमारा उद्देश्य बच्चों को गीत गाने में दक्ष बनाना नहीं है। पाठ्यचर्या में संगीत को एक अभिन्न अंग बनाने में तर्क है बच्चों का संगीत से आनंद तथा मनोरंजन प्राप्त करना। इसलिए केंद्र बिंदु बच्चे ही हैं, न कि शिक्षिका। मनोरंजन पाना है, न कि गाने में कौशल विकसित करना। गाने की प्रक्रिया पर है, न कि उसके परिणाम पर। पहले स्वयं गाने को अच्छी तरह से जानिए और बच्चों को पूरा गाना गाकर सुनाइए। जब बच्चों का पहली बार गाने से परिचय कराया जाए, उस समय उन्हें पूरा गाना गाकर सुनाना चाहिए जिससे वे उसका अनुभव एक पूरी इकाई के रूप में कर सकें। हो सकता है कुछ गानों को हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे सिखाना आवश्यक हो। ऐसा विशेषकर बड़े गानों के संबंध में होता है जिन्हें याद करना अधिक कठिन होता है। सीखने के बाद ऐसे गानों के भाग मिटाकर फिर पूरा गाना गाएं। जब बच्चे किसी शांत खेल क्रिया में व्यस्त हों तो उन्हें एक नया गाना सुनाया जा सकता है। यदि आवश्यकता हो तो गाने का अर्थ या उसमें प्रयोग होने वाले कठिन शब्द का अर्थ बच्चों को समझाइए।
कुछ समय के बाद वे गाने का अर्थ तथा संदर्भ समझने लगेंगे। जब आप गाना गाएं तो पाल्टों का उच्चारण राष्ट्र से करें। फिर भी दम को सानी शोधाएं सीमित रखनी चाहिए। बच्चे से एक ही दिन में पूरा गाना सीखने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बार बार गाना सुनते हुए बच्चे उसे सीख जाते हैं। तथापि एक ही गाना हर रोज न गाएं। आप अलग अलग दिन के लिए अलग अलग गाने चुन सकती हैं या बच्चों को अपनी पसंद के गाने चुनने के लिए कह सकती है। ध्यान रखें कि एक सप्ताह के अंदर सभी बच्चों को अपनी अपनी पसंद के गाने चुनने का अवसर मिले। समूह में मिलकर गाना प्रभावशाली होता है। आपके उत्साह से बच्चे और भी उत्साहित होंगे। विश्वस्त होकर गाइए, परंतु बेसुरा नहीं। गाना गाते समय जहां पर भी उचित हो, सरल संकेतों और नाटकीकरण किया जा सकता है। इनसे गाना बच्चों के लिए और अधिक रोचक बन जाता है। यह बात गाते समय वाद्य यंत्रों के उपयोग के संबंध में भी सही है। यदि आप बच्चों के गाने के साथ वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर सकें तो यह लाभप्रद रहेगा। वाद्य यंत्रों के संबंध में आप विस्तार से इसी इकाई के बाद में आने वाले भाग में पढ़ेंगे। यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि शाला पूर्व बच्चों के गायन में प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान नहीं होता। कभी भी बच्चों की आपस में तुलना मत करें। साथ ही यह भी याद रखें कि बच्चों को कभी भी गाने के लिए मजबूर न करें। कई बार देखने में आता है कि जो बच्चा स्कूल केंद्र में नहीं गाता, वह घर पर गाता है। कुछ बच्चे समूह में स्वाभाविक रूप से गाना सीखने में समय लेते हैं और उन पर गाना गाने के लिए जोर डालना भी उनको गाना गाने के लिए इच्छुक नहीं बना पाता। बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार भाग लेने दीजिए। चाहे वह कितना भी कम भाग ले, उसके भाग लेने को महत्व दीजिए। कभी कभी बच्चे अनायास ही गाने लगते हैं। ऐसे मौकों का सदुपयोग कीजिए। कई बार जब बच्चे अपनी किसी क्रिया में व्यस्त हों तो वे अपनी मनपसंद धुन गुनगुनाते हैं। ऐसे में आप बच्चे के साथ गायन में सम्मिलित होकर गाना पूरा कर सकते हैं। गानों की टाइप की गई प्रतियां, यदि संभव हो तो स्कूल के गानों का टेप बच्चों के माता पिता को देना लाभदायक है। यदि माता पिता को बच्चों के गानों के बारे में जानकारी होगी तो बच्चे गाने ज्यादा अच्छी तरह सीख पाएंगे। परंतु माता पिता को यह सुझाव दीजिए कि आपकी गाना सिखाने की गति के अनुसार ही वे भी गाने सिखाएं। हो सकता है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को और बच्चों के आगे रखने की इच्छा में उन्हें जल्दी जल्दी सारे गाने सिखा दें। यह सही नहीं है। ऐसा करने से गीत गाने का उद्देश्य मनोरंजन से हटकर केवल उन्हें याद करना बन जाएगा। 26.4.4 कुछ बाल गीत। निम्नलिखित कुछ अंग्रेजी और हिंदी के बाल गीत है। पूरे गीत और तुकांत कविताएं लिखना यहाँ संभव नहीं है। अधिकांशतः हमने प्रत्येक गीत की पहली 2 या 3 लाइनें ही लिखी है। संभवतः आप इन प्रचलित गीतों और कविताएं से परिचित हों। ये केवल कुछ उदाहरण मात्र है। ऐसे ही अन्य गाने आपके क्षेत्र में भी प्रचलित होंगे। इन सभी गानों को एकत्रित कीजिए। 1. अंक और अक्षरशान से संबंधित गीत। 2. क. संगीत की ताल पर बोला गया निम्नलिखित तुकांत गीत अंक ज्ञान की समझ को बढ़ावा देता है। आपकी भाषा में भी ऐसे कई गाने होंगे। अपॉस्ट्रफी कार्यकर्ता, कितने भाई कितने बच्चे, आप चाहे जितने। कार्यकर्ता, मैंने मांगे 4। बच्चे संगीत की ताल पर हिलते जुलते हैं और ध्यानपूर्वक शब्दों को सुनते हैं। जब संगीत रुकता है तो वे कार्यकर्ता द्वारा कहे गए अंक के समूह बनाते हैं। अंक ज्ञान से संबंधित अंग्रेजी की एक कविता इस प्रकार है। When I was 1, I saw the sun. When I was 2, the moon peeped through. ख. अक्षर ज्ञान से संबंधित कविता निम्नलिखित है। अ से अनार होता है। ब से बकरी चढ़ती है। कका की कुकू बादाम। के को का राम। ग. निम्नलिखित गीत अंक ज्ञान के अलावा स्वरों में भेद जानने की सहायता करता है। इसके द्वारा बच्चों को घटाने की संकल्पना का बोध भी कराया जा सकता है। चिड़िया चिड़िया उड़ती जा। चिड़िया चिड़िया खुशी से गा। 5 छोटी चिड़िया खा रही अनार। 1 चिड़िया उड़ गई बाकी बची 4। घ. निम्नलिखित खेल संगीत की ताल पर खेला जा सकता है। बच्चे धीरे चलते हैं और पालनकर्ता निम्नलिखित आदेश देती है।
Be a bird. Be a horse. Be a peacock. Now form a group of the number I give. 2. मजाकिया गाने। वे गाने जिनका वर्ण या विषय मजाकिया होता है या जिनमें कुछ मजाकिया शब्द होते हैं या जिनमें चकित कर देने वाली घटनाएं होती है, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ऐसे गीतों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। मेरा टेसू यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, शेर निराला हिम्मत वाला, लंबी लंबी मूंछों वाला, बाबा ये लकड़ी का घोड़ा, बिल्कुल अड़ियल टटू है, नहीं कभी सर पर चलता, ये आलसी निखटू है। एक तुकांत गीत की निम्नलिखित अंतिम 2 लाइनें बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। पोड़ा दौड़ा सरपट सरपट, तुम भी जाओ मटपट झटपट। बच्चों को टटू, निखट, मटपट जैसे शब्द काफी रोचक लगते हैं। अंग्रेजी की एक ऐसी ही कविता निम्नलिखित है। Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. 3. कहानी वाले गीत। कुछ गाने में कहानियों का वर्णन होता है। इन गानों का प्रयोग नाटकीकरण के लिए भी किया जा सकता है। कुछ ऐसे गाने हैं। एक था अंगूर का गुच्छा, लटका था सबसे ऊंचा, एक बुढ़िया ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ लगाना। दूसरे गाने में यह बताया गया है कि कैसे पूरे परिवार ने मिलकर पेड़ लगाया। 4. बातागत के सपनों संबंधी गीत। बच्चों को रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज, बैलगाड़ी के बारे में गीत रोचक लगते हैं। ऐसे गानों द्वारा बच्चों को विज्ञान के मूल तथ्यों जैसे पहिए गोल क्यों होते हैं, गाड़ी चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, से परिचित कराया जा सकता है। साथ ही ये गाने गाते समय बच्चे कुछ क्रियाकारी गतिविधि कर सकते हैं। रेलगाड़ी छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक, छुक 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 गाड़ी आई, आगे से हट जाना भाई। मुंह के करीब हाथों को गोल गोल घुमाते हुए बच्चों को रेलगाड़ी बनने को कहें। अंग्रेजी की एक ऐसी ही कविता है। 2 twin aeroplanes, 2 twin aeroplanes, flying high, circling and turning, in the sky. 5. लोरियों। लोरियां तो बच्चों की मनपसंद है ही। निम्नलिखित लोरी में माँ बच्चे को धीरे धीरे डुलाते हुए चांद के बारे में सुनाती है। चंदा मामा दूर के, दही पकाए पूर के। निम्नलिखित लोरी बिहार में प्रचलित है, जो माता बच्चे की मालिश करते हुए उसे सुनाती है। ई लसन बीलसन, कौआ कौआ के सचान संग, नब घर उठे, पुरान घर खसे। 6. त्योहारों संबंधी और प्रकृति पर आधारित गीत। बारिश, बादल, सूरज, त्योहारों, फसल, घर के कामकाज और पारिवारिक संबंधों पर आधारित कई बाल गीत है। बच्चों को इनकी लोक धुन अच्छी लगती है और इनके माध्यम से वे अपने आसपास की चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसा एक गाना निम्नलिखित है। देखो देखो बादल आया, गरज गरज कर मेघ बरसाया। आपको ऐसे कई गाने अपनी भाषा में याद होंगे। खाने संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी आदतों इत्यादि के बारे में भी गाने बनाए जा सकते हैं। 7. अन्य गाने। बच्चे आस पड़ोस से तुकांत गीत और कविताएं सीख जाते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बौ, 80-90 पूरे 100। झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है। 2 दिन की छुट्टी, तेरी मेरी कुट्टी। नानी के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। 8. खेल से संबंधित गीत। निम्नलिखित गाना एक खेल से संबंधित है। यह एक मछली के बारे में है, जो समुद्र में रहती है और जिसके चारों ओर पानी ही पानी है। हर पद्य इस प्रश्न पर खत्म होता है कि समुद्र में कितना पानी है। उत्तर में बच्चे कहते हैं, इतना पानी, और पानी की ऊंचाई हाथों द्वारा दर्शाते हैं। पहले उत्तर में पानी टखने एड़ी तक होता है और हर उत्तर पर पानी क्रमशः बढ़ता जाता है। अंत में मछली डूब जाती है और बच्चे अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। हरा समुंदर गोपी चंद्र,
बोल मेरी मछली। कितना पानी? इतना पानी। एक लहर में इतना पानी। 100 लहरों में इतना पानी। पानी पे पानी। पानी पे पानी। डूब जाएंगे सारे प्राणी। हरा समुंदर। कितना पानी? इतना पानी। बाल गीतों के साथ जहां तक संभव हो संकेतों का प्रयोग करना चाहिए। इससे गाने का उत्साह बढ़ता है। आपने देखा होगा कि बाल गीत बच्चों की भावनाओं और संवेगों को प्रतिबिंबित करते हैं। बहादुर शेर का गाना बच्चों की साहस की भावना को आकर्षित करता है। कहानियां की ही तरह गीत बच्चों के व्यक्तित्व की कई पहलुओं को परिपुष्ट करते हैं। अध्ययन केंद्र में उपलब्ध संगीत और शारीरिक क्रियाकलाप से संबंधित वीडियो कैसेट देखना आपके लिए लाभप्रद होगा। उसमें को बाल गीत हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये गीत किस प्रकार बच्चों के साथ गाए जा सकते हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 26.5 संगीत के साथ शारीरिक क्रियाकलाप। आपने पिछले खंड में शारीरिक क्रियाओं एवं गतिशीलता के महत्व एवं शाला पूर्व बच्चों में इस पक्ष को विकसित करने वाली खेल क्रियाओं के संबंध में पढ़ा है। इस भाग में हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र है संगीत के साथ शरीर के क्रियाकलाप। बच्चों को उनकी शारीरिक क्षमताओं की जानकारी शारीरिक क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध अवसरों पर निर्भर करती है। चलना, चढ़ना, दौड़ना, फुदकना, उछलना, रस्सी कूदना, घुटनों के बल चलना, फिसलना, झूलना, पलटियां खाना, अंगड़ाई लेना, धक्का देना, खींचना, उठना, गिरना, मरोड़ना, मोड़ना और हिलना आदि कुछ मूल शारीरिक क्रियाएं हैं। लय तथा संगीत द्वारा इन शारीरिक क्रियाओं का अन्वेषण किया जा सकता है। ढोल बजाकर, गाना गाकर या ताली बजाकर संगीत तथा लय प्रदान करें। संगीत के साथ इन शारीरिक क्रियाओं का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करने तथा अभिव्यक्ति के भिन्न भिन्न प्रकारों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करें। शारीरिक क्रियाओं के अन्वेषण या खोज से हमारा क्या तात्पर्य है? आइए दौड़ने का उदाहरण लें। बच्चे धीरे या पूरा जोर लगाकर दौड़ सकते हैं, एकदम से रुक सकते हैं या दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। उपरोक्त शारीरिक क्रियाएं तथा विभिन्न प्रकार से उनका प्रयोग रचनात्मक शारीरिक क्रियाकलापों का आधार होती। एक बच्चे के लिए प्रायः संगीत तथा शारीरिक क्रियाकलाप एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जब बच्चे संगीत सुनते हैं तो अपने आप ही हिलने झूमने लगते हैं। वयस्क भी अक्सर संगीत की लय तथा ध्वनि के साथ अपना सिर हिलाने लगते हैं, पैर से थपकी देने लगते हैं तथा झूमने हिलने लगते हैं। आपको बच्चों को रचनात्मक शारीरिक क्रियाकलाप सिखाने का प्रयास नहीं करना होगा। आपकी भूमिका है बच्चों को स्वयं अपनी रचनात्मकता का पता लगाने में मदद करना। अपने आप को अथवा किसी अन्य बच्चे को एक आदर्श के रूप में रखकर उसी के समान आचरण तथा उसकी नकल करने के लिए अन्य बच्चों को न कहें। एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना भी न करें। रचनात्मक शारीरिक क्रियाकलापों का उद्देश्य व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना ही है। यह हमेशा ध्यान में रखें कि यदि आप ऐसी खेल क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो बच्चे भी क्रियाओं में भाग लेने में झिझकेंगे नहीं। साथ ही कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो समूह में शामिल न होना चाहें। इन पर सम्मिलित होने के लिए जोर न दें, क्योंकि कभी कभी एक शर्मीले बच्चे को समूह में शामिल होने से पहले कई बार समूह तथा उसकी क्रियाओं को देखने की जरूरत होती है। वयस्कों का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप या अन्य बच्चों या वयस्कों की नकारात्मक आलोचना ऐसे बच्चों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति में बाधक हो सकती है। बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करें तथा उनकी मदद करें, विशेष रूप से उन बच्चों में जो झिझकते हों। जैसे जैसे बच्चे शारीरिक क्रियाकलापों का अन्वेषण करें, आप उनके प्रयासों को सुझावों द्वारा उद्दीप्त करें और नई दिशा देने का प्रयास करें। उदाहरणतः आप कह सकते हैं कि चिड़िया की तरह चलने की कोशिश करो अथवा हवा में पेड़ की तरह हिलो। शारीरिक क्रियाकलापों का प्रयोग किसी भी अनुभव को, जैसे कि तितली का उड़ना, हाथी का चलना, बूंद बूंद कर पानी का गिरना या कपड़ों का धोना आदि प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है। रचनात्मक शारीरिक क्रियाकलापों के लिए संगीत ही एकमात्र उद्दीपक नहीं है। एक कहानी अथवा कविता रचनात्मक शारीरिक क्रियाकलापों के लिए सुझाव दे सकती है और बच्चों द्वारा निकाली गई आवाजें इन शारीरिक क्रियाकलापों के लिए नेपथ्य संगीत का काम करती है। यद्यपि रचनात्मक शारीरिक क्रियाओं के लिए अन्य खेल सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती,
फिर भी इनका प्रयोग विविधता प्रदान कर सकता है तथा ये कुछ बच्चों के लिए उद्दीपक का काम कर सकती है। स्कार्फ, रिबन, गुब्बारे, गेंद, रस्सी, डिम्बे, पंख तथा बेकार कागज आदि इस संबंध में कुछ उपयोगी वस्तुएं हैं। संगीत के साथ तथा संगीत के बिना नाटकीकरण भी रचनात्मक शारीरिक क्रियाओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इकाई 25 में नाटकीकरण के बारे में पढ़ा हुआ क्या आपको याद है? कहानी की किसी स्थिति या घटना को बच्चे अभिनय करके कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों के गानों में भी संगीतात्मक नाटकीकरण के लिए संभावनाएं हैं। संगीत एवं शारीरिक क्रियाकलापों से प्राकृतिक क्रियाओं जैसे वर्षा, बादलों का चलना तथा जानवरों का चलना आदि का अन्वेषण भी किया जा सकता है। शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा विभिन्न संवेग जैसे गुस्सा, खुशी, भय आदि व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसा कि आप समझ गए होंगे, संगीत एवं शरीर के क्रियाकलापों से संबंधित क्रियाओं का बच्चों की पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण स्थान है। निम्नलिखित कुछ अन्य खेल क्रियाएं हैं जो आप बच्चों के साथ आयोजित कर सकते। कुछ खेल क्रियाएं का शरीर द्वारा किए गए क्रियाकलाप। कार्यकर्ता एक एक करके कोई अंक बोलें और बच्चे उतनी ही बार कूदें या हाथ हिलाएं या ताली बजाएं या फुदके या झुककर पैर की अंगुलियां छुएं। नेपथ्य में संगीत भी बजाया जा सकता है। ऐसे सरल कार्यकलापों द्वारा बच्चों का क्रियात्मक समन्वयन सुधारता है तथा वे आदेशों का पालन करना सीखते हैं। ख, एक वस्तु कोने को एक वापस आओ। बच्चों से कहें, 1. नीम के पेड़ को छूकर वापस आओ। 2. पीले फूलों को हाथ लगाकर वापस आओ। 3. बाएं हाथ से कुर्सी को छुओ। 4. दोनों पैरों को साथ साथ रखकर चलो। 5. लाल रंग की वस्तुएं छुओ। ग, नाटकीकरण, उचित आवाजों संगीत के साथ। क, एक घोड़ा, हवाई जहाज इत्यादि बन जाओ। ख, 2 या 3 बच्चों को बाजार के दृश्य इत्यादि का नाटकीकरण करने को कहें। प्रत्येक बच्चा कुछ कार्य करता है और इस तरह समूह मिलकर वह दृश्य दर्शाता है। घ, विभिन्न तालों के साथ शारीरिक क्रियाकलाप। किसी एक ताल पर तालियां बजाएं और बच्चों को ताल के अनुसार हिलने डुलने को कहें। वे एक ओर से दूसरी ओर मूल सकते हैं या बाहें हिला सकते हैं इत्यादि। ताल को धीरे धीरे तेज करें और बदलें। च, धीरे और जल्दी। धीरे धीरे ताली बजाना शुरू कीजिए और बच्चों को लय के अनुसार धीरे धीरे गोल दायरे में चलने के लिए कहिए। फिर तालियों की रफ्तार तेज कीजिए और बच्चों को उसी के अनुसार तेज तेज चलने को कहिए। इस खेल से तेज और धीमे, ऊंचे और हल्के के बारे में चर्चा हो सकती है। तालियों की जगह आप संगीत का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये उपरोक्त खेल क्रियाएं उदाहरण मात्र है। आप ऐसी अन्य कई क्रियाएं सोच सकते हैं। शारीरिक क्रियाकलापों संबंधी क्रियाओं द्वारा बच्चों को स्व अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। एक शाला पूर्व कार्यकर्ता के नाते आप बच्चों को स्वतंत्र रूप से इन क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, उनमें विशेष प्रकार से शारीरिक क्रियाकलाप करने के दबाव न डालें। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 26.6 वाद्य यंत्र। क्या आप अपने क्षेत्र में बच्चों के लिए उचित कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में जानते हैं? हम सभी लकड़ी या धातु से बने झुंझुने से परिचित हैं। प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार से झुंझुने बनाए जाते हैं। झुंझुना, ढपली, इकतारा, डमरू और ढोल आसानी से उपलब्ध होने वाले कुछ यंत्र है। साधारण यंत्र स्थानीय मेलों में अक्सर मिल जाते हैं। इनका प्रयोग करने के लिए किसी प्रकार की विशेषता की आवश्यकता नहीं होती। शिशु केंद्र या शाला पूर्व केंद्र में इस प्रकार के वाद्य खिलौनों के साथ साथ अन्य वाद्य यंत्रों का होना आवश्यक है। बच्चों को इनका उपयोग करने, मुक्त रूप से अन्वेषण करने तथा स्वयं लय उत्पन्न करने के अवसर दें। आपके घर या केंद्र में निम्नलिखित कुछ साधारण वाद्य यंत्र हो सकते हैं। 1. डमरू। 2. ढपली। 3. बच्चों की बांसुरी। 4. झुंझुने। 5. ढोल। 6. पुंगुर। 7. घटियां। 8. मंजीरे। वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक वाद्य यंत्रों का प्रयोग करने के लिए विशेषज्ञता का होना अनिवार्य है। उपरोक्त वर्णित संगीत
उत्पन्न करने वाले खिलौने बच्चों को ज्यादा आकर्षक लगते हैं क्योंकि वे साधारण होते हैं। यदि आपके पास उपरोक्त वर्णित वाद्य यंत्र तथा संगीत उत्पन्न करने वाले खिलौने नहीं है जो आप आसपास आसानी से उपलब्ध चीजों का इस्तेमाल करके इन्हें बना सकते हैं, बच्चों को भी इन्हें बनाने में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भिन्न भिन्न डिब्बों में बड़े बीज या रेत डालकर झुंझुने बनाए जा सकते हैं। इससे बच्चों को पता चलेगा कि डिब्बे में डाली गई विभिन्न वस्तुएं भिन्न भिन्न आवाजें उत्पन्न करती है। बच्चों को अपने खेलने की चीजें स्वयं बनाने में आनंद आता है तथा वे अपने आप बनाई गई चीजों से विभिन्न प्रकार की लय तथा ध्वनियां निकाल बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए अब देखते हैं कि ऐसे कुछ साधारण यंत्र किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। 26.6.1 कुछ सरल यंत्र बनाना। छोटे छोटे तथा आसान यंत्र बनाने को एक खेल क्रिया का रूप दिया जा सकता है। बच्चों को पुराने डिब्बे, शीशियों के ढक्कन, पेड़ों के बीजों के डोरे, पुराने नारियल के खोल तथा कंकड़ आदि एकत्रित करने को कहें। इनमें से काफी तो आसपास से ही बहुत आसानी से एकत्रित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित कुछ साधारण यंत्र बनाने की विधियां हैं जिन्हें बच्चों की उपरोक्त वर्णित वस्तुओं का प्रयोग करके बना सकते हैं। झुंझुने। पुराने डिब्बों को कंकड़ों, बीजों, तिनकों या कंचों आदि से भर लें। फिर डिब्बे को किसी रंगीन कागज से ढक दें और बच्चों से उन पर ड्राइंग बनाने के लिए कहें जिससे वे आकर्षक दिखाई दे। फिर एक डंडी डिब्बे के नीचे के भाग में छेद करके डिब्बे में डालें। यह मुंझना पकड़ने के लिए हैंडल का काम करेगी। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। एक पुराना टीन का डिब्बा लीजिए और उभे रंगीन कागज या बच्चों की पेंटिंग या चित्र में ढकिए। डिब्बे में कुछ कोटे पार, पेड़ की ईंट या कंचे डाल दीजिए। डिब्बे को ढक्कन बंद कर उसके एक डोर में एक मुड़ाच मारिए। इनमें से एक लकड़ी की मजबूत डंडी डिल्ले में घुमाइए। आपका मुनमुना तैयार है। मंजीरे। मंजीरे नारियल के दो खोलों के बीच के धागा डालकर बनाए जा सकते हैं। धागा के दोनों सिरों को खोल में डालने के बाद गांठ लगाएं जिससे कि धागे खोल से निकलने न पाए। ढपली। पुरानी शीशियों के ढक्कनों, सीपियों और मोती आदि को धातु के एक पतले तार में एक साथ बांधे। ढक्कनों को रंगीन या चमकीले कागज से ढककर आकर्षक बनाया जा सकता है। ढोल। पुराने डिब्बों को मोटे मोटे तिनकों और टहनियों से आधा भर दीजिए। आप उसे किसी छड़ी से बजाकर भिन्न भिन्न लय निकाल सकते हैं। जल तरंग। एक ही आकार की तथा एक ही धातु से बनाई गई प्यालियों में अलग अलग मात्रा में पानी भर दीजिए। जब उन पर धीरे से चम्मच मारा जाएगा तो उनमें से प्रत्येक में से भिन्न प्रकार की आवाज निकलेंगी। घंटा। घंटा किसी धातु या टीन के डिब्बे से तैयार किया जा सकता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। क्या आप उपरोक्त के अलावा आसपास आसानी से उपलब्ध चीजों से कुछ अन्य वाद्य यंत्र बना सकते हैं? अध्ययन केंद्र के अन्य विद्यार्थियों से इस विषय में बातचीत कीजिए। बच्चों को उपरोक्त विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। उन्हें उनका उपयोग अपने गानों के साथ करने के लिए कहिए। आप बच्चों को अलग अलग यंत्र दे सकते हैं और उन्हें एक ही ताल पर अपने यंत्र बजाने के लिए भी कह सकते हैं। इस प्रकार बच्चे अपना बैंड बना सकते हैं। इस बैंड को गानों के साथ भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार की सामूहिक क्रिया से बच्चे पूरा आनंद उठाएंगे और उसके साथ ही यह क्रिया उन्हें आपस में सहयोग करने का मूल्यवान अनुभव भी देगी। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 26.6.2 वास्तविक पाय यंत्र। वास्तविक वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है तथा वे उपरोक्त यंत्रों की तुलना में अधिक महंगे भी होते हैं, परंतु फिर भी उनके उपयोग से बच्चों का अनुभव अधिक समृद्ध होता है। बच्चों के केंद्र में वास्तविक वाद्य यंत्र रखना अच्छा है। यदि शिक्षक उनमें से किसी यंत्र को बजाना जानते हैं तो उससे बच्चों का आनंद और भी बढ़ जाता है। बच्चों को ढोलक की ताल के साथ व्यायाम करना रोचक लगता है। हारमोनियम या ढोलक की ताल पर गाना भी बच्चों के लिए आनंददायक होगा। आजकल तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आ गए हैं जिनमें संगीत के रिकॉर्ड विद्यमान होते हैं। यदि आवश्यक राशि उपलब्ध हो तो कुछ इस प्रकार के आधुनिक यंत्र भी भगवाए जा सकते हैं। केंद्र को उपलब्ध वार्षिक राशि में से नीचे दिए जा रहे कुछ यंत्र मंगवाए जा सकते हैं। 1. हारमोनियम 2, ढपली 3, बांसुरी 4,
खड़ताल 5, मंजीरा 6, ढोलक 7, जाइलोफोन 8, ड्रम 9, घटिया 10, घुघरू। जो व्यक्ति स्वयं उत्साहित होगा वह बच्चों को संगीत संबंधी खेल क्रियाओं में सर्वाधिक संलग्न कर सकेगा। यंत्रों को बजता देखना बच्चों को उत्साहित करता है। संगीत सुनने से बच्चे विभिन्न ध्वनियों में अंतर करना भी सीख सकते हैं। वे थाप देकर बजाने वाले, हवा से बजने वाले और तारों से बजने वाले वाद्य यंत्रों में अंतर भी कर सकते हैं। इससे उनकी संगीत के बारे में समझ बढ़ती है। बच्चों को अपनी देखरेख में वास्तविक यंत्र बजाने के लिए प्रोत्साहित करें। इनके प्रयोग में अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, परंतु बच्चों को यह सावधानी बरतना सिखाया जा सकता है। जैसे जैसे बच्चे वाद्य यंत्रों में परिचित हो जाएं तो आप निम्नलिखित खेल उनके साथ आयोजित कर सकते हैं। अपने और बच्चों के बीच कोई कपड़े या लकड़ी की स्क्रीन बना लें। फिर इनके पीछे जाकर कोई वाद्य यंत्र बजाएं और बच्चों को उस यंत्र का नाम बताने को कहें। प्रत्येक बच्चे को भी स्क्रीन के पीछे जाकर वाद्य यंत्र बजाने का मौका दें। जब बच्चे यंत्रों को बजा रहे हों, तो आप उनका ध्यान प्रत्येक यंत्र से उत्पन्न हो सकने वाली विभिन्न ध्वनियों की ओर आकर्षित कर सकते हैं। ढोल को हाथ से बजाने से एक तरह की ध्वनि निकलती है और डंडी से बजाने से एक अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। ढोल को बीच से बजाने पर निकली ध्वनि तथा किनारे पर बजाने से निकली ध्वनि में भी अंतर होता है। शरीर भी एक वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आइए देखें कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। 26.6.3 एक यंत्र के रूप में शरीर। जब हम चलते हैं तो उससे एक हल्की सी ध्वनि निकलती है। जब हम कूदते हैं तो वह ध्वनि तेज हो जाती है। इस प्रकार बच्चे विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। फिर इन ध्वनियों को वे लयबद्ध कर सकते हैं। उनके शरीर का यह प्रयोग उन्हें अपनी शारीरिक क्रियाओं को समन्वित करना सिखाता है। बच्चे अपने शरीर के माध्यम से कौन कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। ताली बजाना इसका एक सामान्य उदाहरण है। कुछ अन्य ध्वनियाँ निम्नलिखित तरीकों से उत्पन्न की जा सकती है। 1. कूदना 2. पैर थपथपाना 3. शरीर के विभिन्न अंगों को थपकाना 4. जीभ से टिक टिक की ध्वनि निकालना 5. हाथों को रगड़ना 6. उंगलियां चटकाना 7. हांफना, सांस फुलाना। 2. आप इसमें और भी अनेकों ध्वनियां जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप शरीर के एक अंग को जैसे हाथ, कोहनी या पैर केंद्र बना सकते हैं और फिर पता लगाइए कि शरीर के उस भाग का किस किस प्रकार से लय उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हाथ का उपयोग ताली बजाने के लिए, फर्श या शरीर के किसी भाग जैसे गर्दन, कंधा, छाती या जांघ पर थपकी देने के लिए किया जा सकता है। विभिन्न अंगों के समन्वयन से बहुत प्रकार की ध्वनियाँ निकाली जा सकती है। बच्चे शरीर के माध्यम से उत्पन्न की जा सकने वाली सरल ध्वनियाँ की खोज कर सकते हैं और फिर गाने के साथ उन ध्वनियों का प्रयोग कर सकते हैं। एक इस प्रकार की क्रिया नीचे दिए जा रहे गाने की सहायता से की जा सकती है। आओ मेरे साथ मिलकर एक खेल खेलो। ताली बजाओ, टा टा टा। पैर थपको, ठप ठप ठप। उड़ के दिखाओ, श श शाओ। बच्चों मिलकर खेलें। ताली बजाओ, पैर थपको, उड़ के दिखाओ, ऊंचा कूदो, उह उह। अब पीछे मुड़ जाओ, आओ बच्चों मिलकर खेले। ताली बजाओ, पैर थपको, बाहें उठाओ, ऊंचा कूदो। अब फिर पीछे घूम जाओ, अपने पांच छुओ, फिर घूम जाओ, सब नीचे गिर जाओ। आप इसमें और क्रियाएं जोड़कर गाने को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं समूह में की जा सकती है। बच्चों को 3-3 या 4-4 बच्चों के समूह में भी विभक्त किया जा सकता है तथा प्रत्येक समूह को अलग अलग क्रिया करने के लिए कहा जा सकता है। एक समूह पैर थपक सकता है, दूसरा तालियां बजा सकता है और अन्य समूह लय पर गुनगुना सकता है। इस प्रकार के समन्वित खेल 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त रहते हैं। यहाँ पर या इससे पहले के भागों में बताई गई खेल क्रियाएं केवल उदाहरण स्वरूप ही हैं। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य क्रियाएं की जा सकती है। बच्चों के स्वाभाविक व्यवहार को देखकर आप अनेकों क्रियाएं गढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे कभी भी ज्यादा देर के लिए चुप या एक स्थान पर टिकन कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनमें शारीरिक क्रिया करने की एक स्वाभाविक जरूरत होती है।
संगीत से संबंधित कुछ खेल क्रियाएं तो आपको आयोजित करनी होगी। संगीतात्मक नाटकीकरण और लयात्मक क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं और बच्चों को संगीत यंत्रों का प्रयोग तथा रचनात्मक शारीरिक क्रियाकलाप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ संगीत संबंधी चर्चा भी कर सकते हैं, जिससे उनकी संगीत की पहचान और सूक्ष्म हो सकती है। इसके साथ ही आपको बच्चों द्वारा प्रारंभ की गई संगीत संबंधी क्रियाओं के प्रति भी संवेदनशील होना होगा और उनका लाभ उठाना होगा। कोई बच्चा एक परिचित गाना गा सकता है, कोई बालिका अपनी अलग धुन बनाए गीत गढ़ सकती है या किसी गाने को बढ़ा सकती है। कोई बच्चा लयात्मक क्रियाएं प्रारंभ कर सकता है। ऐसे अवसरों का लाभ उठाने और बच्चों को अपनी सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करें। 26.7 संगीत एवं शारीरिक क्रियाकलापों के लिए समय। संगीत पाठ्यचर्या का एक अभिन्न भाग है और इससे संबंधित खेल क्रियाओं के लिए आप कोई समय विशेष निर्धारित कर सकते हैं। दैनिक क्रियाएं संगीत सहित व्यायाम तथा रचनात्मक शारीरिक क्रियाकलापों से शुरू हो सकती है। इसमें सभी बच्चों को एक साथ भी लिया जा सकता है और अलग अलग समूहों में भी। एक साथ काम करने, मित्रता, सहयोग एवं समरूपता का भाव विकसित होता है। इन ऊर्जस्वी क्रियाओं के बाद शांत खेल क्रिया जैसे कहानी सुनाना को आयोजित किया जा सकता है। यदि सुबह संगीत संबंधी क्रियाएं आयोजित करना संभव न हो तो आप उन्हें खाने के पूर्व या दिन के अंत में आयोजित कर सकते हैं। संगीत न केवल निर्धारित समय पर आयोजित की जाने वाली क्रिया के रूप में होना ही चाहिए, बल्कि इसकी सहायता अन्य खेल क्रियाओं में रचनात्मक विविधता उत्पन्न करने में ली जानी चाहिए। जिस प्रकार हम घर में कार्य करते हुए नेपथ्य में संगीत चला लेते हैं, वैसे ही केंद्र में भी आप हल्की सी लोक धुन या शास्त्रीय संगीत की धुन नेपथ्य में चला सकती हैं, जबकि बच्चे कोई अन्य खेल क्रिया में संलग्न हों। इससे एक समरसता का वातावरण बनाने में सहायता मिलती है तथा बच्चों को संगीत की समृद्धशीलता की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। संगीत कई बार बच्चों को शांत करने में भी सहायक होता है। चर्चा के बीच में ऐसे क्षण आते हैं जब शिक्षिका किसी विचार को प्रस्तुत करने के लिए सामान्य शिक्षण छोड़कर संगीत या शारीरिक क्रियाकलापों की सहायता लेकर उस विचार को नाट्य रूप में प्रस्तुत कर सकती है। उदाहरणतः अंक ज्ञान की चर्चा के संदर्भ में आप बच्चों को अंकों से संबंधित कविता सुना सकते हैं। संगीतात्मक अनुभव उपलब्ध कराने का उद्देश्य बच्चों को आनंद प्रदान कराना तथा उन्हें संगीत से परिचित कराना है, न कि उन्हें संगीत में दक्ष करना और कौशल सिखाना। प्रारंभ में कई बच्चे आगे आकर सक्रिय रूप से गाने में भाग नहीं ले पाएंगे और उनका गीत गाने का स्तर भी ऊंचा नहीं होगा। बच्चों से गाना गाने में या शारीरिक क्रियाकलापों में दक्ष होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जहां तक बच्चों का संबंध है, वह तो प्रयोग और अन्वेषण कर रहे हैं। उनकी हंसी न उड़ाएं। यदि आप स्वयं उत्साह से संगीत संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेंगे तो बच्चे भी प्रोत्साहित होंगे। यदि बच्चे ठीक प्रकार से नहीं गा रहे हों तो उन्हें बार बार न टोकें। जब आप सुर और ताल में गाएंगे तो बच्चे स्वयं धीरे धीरे सही रूप से गाने लगेंगे। अन्य खेल क्रियाओं की भांति आप बच्चों में रुचि तथा आनंद उत्पन्न कर सकते हैं और उसे बनाए रख सकते हैं। इसमें शिक्षक की सकारात्मक मनोवृत्ति बहुत ही निर्णायक कारक है। जो व्यक्ति स्वयं उत्साहित होगा, वह बच्चों को संगीत संबंधी खेल क्रियाओं में सर्वाधिक संलग्न कर सकेगा। 26.8 सारांश। इस इकाई में आपने पढ़ा कि संगीत एवं शारीरिक क्रियाकलापों संबंधी खेल क्रियाओं को शाला पूर्व केंद्र की दिनचर्या में स्थान देना आवश्यक है। बच्चों को गीत गाना और लयबद्ध शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने में आनंद आता है। जीवन के पहले दिन से ही बच्चे संगीत और लय के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। तुकांत गीत और बाल कविताएं उन्हें आकर्षित करती हैं और वे ये जोश से गाते हैं। संगीत संबंधी खेल क्रियाएं विकास के कई पहलुओं को बढ़ावा देती हैं। शारीरिक क्रियाकलाप बच्चों को आसपास के परिवेश का अन्वेषण करने का अवसर देते हैं। संगीत और नृत्य के माध्यम से बच्चे अपनी भावनाएं और संवेग व्यक्त करते हैं। इन खेल क्रियाओं से संज्ञानात्मक और भाषाई विकास को भी बढ़ावा मिलता है। श्रवण विभेदीकरण, व्याकरण की समझ और शब्दों का इस्तेमाल सुदृढ़ होता है। समूह में गाना और मिलकर धुनें रचना बच्चों में मैत्री की भावना जागृत करता है। संगीत के प्रति बच्चों की सहज,
स्वाभाविक अनुक्रिया को ध्यान में रखते हुए शाला पूर्व कार्यकर्ता कई प्रकार की खेल क्रियाएं आयोजित कर सकती है। एक ऐसी ही क्रिया है बच्चों को बाल गीत सिखाना। बाल गीतों की लय आसान होनी चाहिए, उनमें आसान शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए और उनमें स्वर का उतार चढ़ाव अधिक नहीं होना चाहिए। हमारे देश के प्रत्येक प्रदेश में बाल गीतों की पुरानी परंपरा है। बच्चों को समूह गान के लिए प्रोत्साहित करें। जब बच्चे अन्य क्रियाओं में संलग्न हों तो नेपथ्य में संगीत चलाएं। पेंटिंग करते हुए या गीली मिट्टी से मॉडल बनाते हुए बच्चे गीत गुनगुना सकते हैं। संगीत की ताल पर बच्चों को शारीरिक क्रियाकलाप के लिए प्रोत्साहित करें। यह सब बच्चों को आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। संगीत को ताल पर शारीरिक क्रियाकलाप तो वे स्वाभाविक रूप में करेंगे। आपकी भूमिका है उन्हें सृजनात्मक होने के अवसर देना। संगीत के साथ क्या कुछ संभव नहीं है। बच्चे संगीत की ताल पर किसी गाने या कहानी का नाटकीकरण कर सकते हैं, किसी विशेष पक्षी या पशु की तरह उड़ियां चल सकते हैं। एक साथ मिलकर बच्चे शारीरिक क्रियाओं की रचना कर सकते हैं। वाद्य यंत्र गानों और नृत्य में और आनंद भर देते हैं। आप कम लागत के संगीत उत्पन्न करने वाले खिलौने खरीद सकते हैं, अन्यथा आप बच्चों को झुनझुने, डमरू, ड्रम, मंजीरा इत्यादि बनाना सिखा सकते हैं। यदि आपके पास केंद्र में वास्तविक वाद्य यंत्र है तो बच्चों को अपनी देखरेख में उनको इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। यह ध्यान रहे कि इन सब क्रियाओं का लक्ष्य बच्चों को गाना गाने, वाद्य यंत्र बजाने या नृत्य करने में निपुण करना नहीं है। इन क्रियाओं का उद्देश्य है मात्र मनोरंजन और आनंद। बच्चों की आपस में तुलना न कीजिए। गाना गाने या शारीरिक क्रियाकलाप का कोई एक ही सही तरीका नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।